वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर हो जाएगा इसका ग्लासगो। तो स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो शहर है वो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किए जाने थे, लेकिन विक्टोरिया ने मेजबानी करने से मना कर दिया था। तो अब 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड की कैपिटल ग्लासगो में किए जाएंगे। ग्लासगो शहर इससे पहले 2012 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स को हम राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका पहला संस्करण 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था और यह गेम्स हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इनका आयोजन नहीं किया गया था। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक भी देश में अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित नहीं किए गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंबर कितने हैं? 74। एशिया महाद्वीप के 2 ऐसे शहर हैं जहां अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए हैं। तो पहला शहर है कुआलालंपुर। तो यहाँ पर 1998 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे और 2010 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कुआलालंपुर कहाँ है आपको याद रखना है, मलेशिया में। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन T20 फॉर्मेट में भारत में होगा। क्रिकेट एशिया कप 2027 का आयोजन वनडे फॉर्मेट में बांग्लादेश में होगा। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन UAE में होगा। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 2024 का आयोजन सिंगापुर में होगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम 2025 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार में होगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जनवरी से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए किसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है कि देश में सभी चुनाव एक साथ हों, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो एक साथ हों। इसे ही वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों इसके लिए एक बिल लाया जाएगा संसद में और ये बिल इसी साल आएगा नवंबर दिसंबर में, जब विंटर सेशन होगा। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर उसके 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव होंगे, यानी नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत चुनाव होंगे। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इनके द्वारा 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया, यानी इस कमेटी के द्वारा 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया गया था। वो 7 देश कौन कौन थे? दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस। फिर इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई 18,626 पेज की और फिर दोस्तों मार्च 2024 में इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया गया है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो पैनल बनाया गया था उसमें मेंबर कौन कौन थे? रामनाथ कोविंद जी, तो ये अध्यक्ष हैं इस पैनल के। उसमें अमित शाह जी भी शामिल थे जो कि होम मिनिस्टर हैं। अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए थे, कांग्रेस लीडर थे, लेकिन इन्होंने इस पैनल में कोई भी अपना सुझाव नहीं दिया है, इनकी बैठकों में भी नहीं गए थे। गुलाम नबी आज़ाद भी इस पैनल में शामिल थे जो कि पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। और इसके अलावा सुभाष कश्यप शामिल हुए थे जो कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। हरीश साल्वे भी इसमें शामिल हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। संजय कोठारी शामिल हैं जो कि फॉर्मर CVC हैं। इसके अलावा NK सिंह भी शामिल हुए थे जो कि 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन हैं। तो ये पैनल है, इस पैनल के मेंबर आप जरूर याद रखिएगा। अगर भारत में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा और राज्यों की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। तो भारतीय संविधान की वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करना होगा? तो पहला अनुच्छेद है
अनुच्छेद 83 जिसमें संसद के सदनों की अवधि का वर्णन किया गया है। फिर है अनुच्छेद 85 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव है। और फिर है अनुच्छेद 172 जिसमें राज्य विधानमंडलों की अवधि बताई गई है। फिर है अनुच्छेद 174 जिसमें राज्य विधानमंडलों का विघटन बताया गया है। और फिर है अनुच्छेद 356 जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। तो इन सभी अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने निशानेबाज मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इस बात को आप याद रखिएगा। मनु भाकर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 मेडल का कारनामा अभी हाल ही में हासिल किया है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में और सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें PR श्रीजेश के साथ मनु भाकर भी ध्वजवाहक बनाई गई थी। मनु भाकर का जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ था। कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो एवरेडी के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन चुनाव आयोग की बनी है शीतल देवी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। वोट के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। लॉरियस के एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल और इगा स्विएटेक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर में एक केंद्र खोला है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय के द्वारा नई दिल्ली में एक ग्लोबल सेंटर खोला गया है और इस सेंटर का उद्देश्य है रिसर्च और शिक्षा के लिए सहयोग और सूचना साझा करना। यहाँ पर एजुकेशन प्रदान नहीं की जाएगी बल्कि सहयोग और सूचना प्रदान की जाएगी। मेलबर्न यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया में एक सरकारी संस्थान है और यह ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो IIT दिल्ली ने अबू धाबी यानी UAE में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। IIT मद्रास श्रीलंका के कैंडी में अपना नया कैंपस खोलेगा। तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर IIT मद्रास के द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई है। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में SBI ने अपनी शाखा स्थापित की है। दुबई में CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना नया कार्यालय खोलेगा। चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुपर किंग्स एकेडमी शुरू की गई है। भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2024 में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास एक्या की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तो तमिलनाडु के चेन्नई में अभ्यास एक्या का आयोजन 18 और 19 सितंबर को किया जाएगा। दोस्तों, अभ्यास एक्या एक प्रकार की मीटिंग है जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के बीच आयोजित की जा रही है। इसमें आपदा प्रबंधन को लेकर के चर्चा की जा रही है। इसके मुख्य विषय क्या हैं? सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और चक्रवात। यानी कि अगर कभी सुनामी, भूस्खलन या बाढ़ आती है तो ऐसे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना किस प्रकार से मिलकर काम करेंगे, इसको लेकर के एक मीटिंग हो रही है जिसका नाम दिया गया है अभ्यास एक्या। बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। तो इसका गठन हुआ था 27 सितंबर 2006 को और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं जो कि आपदा से संबंधित हैं। तो उत्तर प्रदेश के 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। हाल ही में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता भारत को मिली है। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 2024 26 अप्रैल को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में। तो भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक होगा और इसका आयोजन सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में किया जाएगा। दोस्तों, इसका आयोजन राष्ट्रपति निलयम के द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। दोस्तों, इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों की कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर बात हुई है राष्ट्रपति निलयम की। तो ये राष्ट्रपति निलयम क्या है? तो यह एक प्रकार से राष्ट्रपति भवन जैसा है। तो यह तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्थित है। दोस्तों, जब भारत में ठंडी होती है तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो शीतकालीन विश्राम स्थल के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? राष्ट्रपति निलयम का। इसका निर्माण 1860 में किया गया था और इसका निर्माण हैदराबाद के निजाम नजीर उद दौला के द्वारा करवाया गया था। कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो गुड़ी पर्व, खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, वांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, पोंगल त्योहार और जलीकट्टू तमिलनाडु में, हेमिस त्योहार लद्दाख में, ओणम, विशु, अल्पसी उत्सव केरल में, खर्ची पूजा त्रिपुरा में, वोनालू महोत्सव और बिट्टू कामा तेलंगाना में और कंबाला पर्व कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सेल्यूलाइटिस रोग के व्यापक रूप से फैलने के मामले देखे गए हैं? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य का एक जिला है जिसका नाम है करीमनगर। तो वहां पर सेल्यूलाइटिस रोग काफी व्यापक रूप से फैल चुका है। सेल्यूलाइटिस रोग बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है जिसके कारण हमारी स्किन प्रभावित होती है। तो स्किन में संक्रमण हो जाता है और यह रोग अक्सर बरसात के मौसम में होता है और यह रोग स्पेक्ट्रोकोकस और स्टेफिलोकोकस समूह के बैक्टीरिया के कारण होता है और इस रोग के कारण शरीर के जो निचले हिस्से हैं वो प्रभावित होते हैं, जैसे पैर, पंजे और पैर की उंगलियां। तो इसमें त्वचा सूज जाती है और लाल हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रभावित हो जाते हैं हमारे पैर, पंजे और उंगलियां। त्वचा में लाल छाले पड़ जाते हैं, गड्ढे और धब्बे हो जाते हैं। लेकिन ये संक्रामक रोग नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा के वरकथाल नामक स्थान पर एक नया मंदिर बना है जिसका नाम है सिद्धेश्वरी मंदिर। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर माणिक साहा ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी त्रिपुरा के मोहनपुर के वरकथाल में स्थित चित्तधाम में वेद विद्यालय की भी आधारशिला रखी है। त्रिपुरा की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल क्या है इसकी? अगरतला। राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर माणिक साहा। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। त्रिपुरा की लोकेशन आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइसन नेशनल पार्क और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंद्रमा से मिट्टी और अन्य नमूने एकत्रित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा चंद्रयान 4 मिशन। तो अब भारत के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि चंद्रमा की सतह से मिट्टी पृथ्वी पर वापस लाई जाएगी। अब तक दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जो कि चंद्रमा से मिट्टी लाए हैं। उसमें से पहला देश है अमेरिका, दूसरा है रूस और तीसरा है चाइना। और अगर भारत सफल होगा तो चौथा देश बनेगा जो कि चंद्रमा से मिट्टी लाएगा। तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए इसरो को 2104.06 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है और यह मिशन 36 महीने में पूरा होगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये जानकारी किसने दी है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा और उन्हें सफलतापूर्वक वापस भी लाया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी। दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजा गया था।
चंद्रयान सेकंड 2019 में भेजा गया था और चंद्रयान थर्ड 2023 में भेजा गया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और जो चंद्रयान 3 है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और जापान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन है? भारत। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 2024 में चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाया है, यानी कि वहां से मिट्टी लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राय को। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड साउथ सिनेमा के लिए प्रदान किए जाने वाले अवार्ड हैं। इनकी स्थापना 2012 में की गई थी। तमिल फिल्मों के लिए जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें बेस्ट फिल्म है जेलर, बेस्ट एक्टर हैं चियान विक्रम, बेस्ट एक्ट्रेस हैं नयनतारा, बेस्ट एक्टर क्रिटिक हैं शिबा कार्तिकेयन और बेस्ट एक्ट्रेस हैं क्रिटिक ऐश्वर्या राय। और इन्हें किस फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है? पोनियन सेल्वन 2 के लिए। मलयालम के लिए बेस्ट फिल्म है ननप्पकल नेरुथु मयक्कम, बेस्ट एक्टर हैं टोबिनो थॉमस और बेस्ट एक्ट्रेस हैं अनस्वरा राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 2024 में थीम है नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिजाइन। विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर एंटवर्प बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की 2.5 महीने तक परिक्रमा करेगा? आंसर हो जाएगा 2024 PT5। तो 2024 PT5 नाम का एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की 2.5 महीने तक परिक्रमा करेगा। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर पृथ्वी देख पा रहे हैं और ये है एक क्षुद्र ग्रह, तो ये पृथ्वी की लगभग 2.5 महीने तक परिक्रमा करेगा। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी मारलेना। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत। सलीमा इम्तियाज आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला अंपायर बनी है? पाकिस्तान। अगस्त 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? दुनित बेलालेक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? ओडिशा। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दिलना के किस भारतीय नौसेना नौकायन से दुनिया का चक्कर लगाएगी? INS भी तारिणी से। 8वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। पहला हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भास्कर। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई डिस्कस करेंगे। तो भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर और भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर उसके बाद चाइना के साथ सीमा लगती है भारत की 3488 किलोमीटर की और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना से लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर की लगती है और पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ भारत की सीमा है 1643 किलोमीटर की। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। भूटान के साथ भारत की सीमा है 699 किलोमीटर की और सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। अफगानिस्तान के साथ सीमा है भारत की 106 किलोमीटर की और लद्दाख का जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे सम्मान किसे प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी को।
नटवर सिंह कौन थे जिनका निधन हो गया है? पूर्व विदेश मंत्री। भारत और किस देश के बीच यूपीआई शुरू करने के लिए समझौता हुआ है? मालदीव। हाथी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कितने वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई है? 5 वर्ष। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत न्यूजीलैंड के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? ऑकलैंड में। डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तान सू सान। सैयद रफत अहमद किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? बांग्लादेश। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो उसका आयोजन चाइना में किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर चाइना बताया हुआ है। स्टडी करके ऐप को आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो जीके की ई बुक के अलावा करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।